हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम फोटोसिंथेसिस पार्ट फिफ्थ में चर्चा करने वाले हैं डार्क रिएक्शन के बारे में, अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको इस लेसन की शुरुआत में मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस मुख्य रूप से दो चरणों में पूरा होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के बारे में हम सब लोग पढ़ चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में, अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम यदि हम बात करते हैं तो अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज की थी। ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने यदि इस डार्क रिएक्शन की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन, इसकी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन केल्विन एवं बेंसन ने, साइंटिस्ट थे केल्विन और बेंसन ने इसकी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था। किसकी? डार्क रिएक्शन की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन। यदि इस डार्क रिएक्शन के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इसके अन्य नाम क्या हैं? इसके अन्य नाम हैं, इसको हम बोल सकते हैं कार्बन स्थिरीकरण, ये हम बोल सकते हैं इसको कार्बन यौगिकीकरण, CO2 अपचयन, इसको कार्बन स्थिरीकरण भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बन उपयोगी उत्पाद में बदलता है। कार्बन यौगिकीकरण भी बोल सकते हैं, CO2 का अपचयन भी बोलते हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से CO2 का अपचयन होते हैं। और इसको हम मुख्य रूप से बोल सकते हैं बायोकेमिकल फेज। आप ध्यान रखना, जो डार्क रिएक्शन होता है उस डार्क रिएक्शन को बायोकेमिकल फेज बोला जाता है, और जो लाइट रिएक्शन होती है जो हमने पीछे पढ़ी है उसको फोटोकेमिकल फेज बोला जाता है। और इसमें मुख्य रूप से इसको बोला जाता है बायोकेमिकल फेज। किसको? डार्क रिएक्शन को। यदि डार्क रिएक्शन की यदि हम बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं डार्क रिएक्शन हरित लवक के स्ट्रोमा में प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। ये जो डार्क रिएक्शन होती है वह जो क्लोरोप्लास्ट होती है उसके स्ट्रोमा में संपन्न होती है, और किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन बोला जाता है। जो लाइट रिएक्शन होती है वो गरेना में संपन्न होती है प्रकाश की उपस्थिति में, और जो डार्क रिएक्शन होती है वह हरित लवक के स्ट्रोमा में प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। ये जो रिएक्शन होती है वो डायरेक्ट प्रकाश पर आधारित नहीं होती है। वैसे आप ध्यान रखना, इनडायरेक्ट रूप से यह रिएक्शन भी लाइट पे ही आधारित होती है, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। ये जो डार्क रिएक्शन होती है इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? तो देखो डार्क रिएक्शन में क्या होगा। इस रिएक्शन में देखो, इस अभिक्रिया में मुख्य रूप से क्या होगा,
जो हमने पीछे पढ़ा है, जो लाइट रिएक्शन होती है, उस लाइट रिएक्शन में स्वांगीकरण शक्ति का निर्माण होता है। स्वांगीकरण शक्ति मतलब एटीपी और NADPH2 का निर्माण होता है। तो उस एटीपी एवं NADPH2 के उपयोग के द्वारा CO2 का अपचयन किया जाता है। इसीलिए मैंने बोला CO2 का अपचयन किया जाता है, और अपचयन करके क्या निर्माण होती है, जिससे शुगर उत्पन्न होती है। मतलब इस डार्क रिएक्शन में मुख्य रूप से हम शर्करा का उत्पादन करेंगे। किसके द्वारा? CO2 के अपचयन के द्वारा। और इस लेसन के शुरुआत में मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस में मुख्य रूप से दो क्रियाएं होती हैं, जल का प्रकाशिक अपघटन और CO2 का अपचयन। किसमें? शर्करा में। तो इस रिएक्शन में प्रकाशिक अभिक्रिया में उत्पन्न स्वांगीकरण शक्ति एटीपी और NADPH2 का उपयोग CO2 के अपचयन में किया जाता है। ये जो कार्बन स्थिरीकरण है या CO2 का अपचयन है, वो निम्न प्रकार से होता है। इसके निम्न प्रकार है, हम लिख सकते हैं कार्बन स्थिरीकरण के प्रकार। कार्बन स्थिरीकरण के प्रकार नंबर 1 लिखेंगे हम केल्विन बेंसन चक्र, या इसको बोलेंगे हम C3 चक्र। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे हम हेज-स्लेक चक्र, जिसको हम बोलेंगे C4 चक्र। नंबर 3 पे पढ़ेंगे क्रूसेलेशियन अम्ल उपापचय चक्र, जिसको हम सूत्र में बोलेंगे क्रूसेलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल, CAM चक्र। CAM चक्र मतलब जो कार्बन स्थिरीकरण या CO2 का अपचयन निम्न प्रकार से होता है। केल्विन बेंसन चक्र, जिसको हम C3 चक्र बोलेंगे, हेज-स्लेक चक्र, जिसको हम C4 चक्र बोलेंगे, और क्रूसेलेशियन अम्ल उपापचय चक्र, जिसको हम CAM चक्र बोलते हैं। अब हम चर्चा करेंगे केल्विन बेंसन C3 साइकिल के बारे में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केल्विन बेंसन या C3 साइकिल या C3 चक्कर, जो एक फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। केल्विन बेंसन या C3 साइकिल, जो C3 साइकिल है, तो हम लिख सकते इस चक्कर की खोज दो साइंटिस्ट थे, केल्विन और बेंसन। केल्विन बेंसन ने रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीकी द्वारा एक कोशिकीय शैवाल कौन से थे? क्लोरेला एवं सिनेडेस्मस में की थी। जो C3 साइकिल है, इसकी खोज दो साइंटिस्ट थे, केल्विन और बेंसन ने रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीकी द्वारा। किस तकनीकी का उपयोग किया गया था? रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीकी द्वारा दो एक कोशिकीय शैवाल थे, जो आपको अच्छी तरह याद रखना है इन शैवालों के नाम। एक तो क्लोरेला एवं सिनेडेस्मस में की थी। किसने? केल्विन बेंसन ने। इसीलिए इसको केल्विन बेंसन साइकिल बोला जाता है। अब इन्होंने खोज किया था, तो किन रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग किया था? तो हम लिख सकते हैं इस कार्य हेतु इन्होंने C14 कार्बन एवं आइसोटोप युक्त कार्बन, जिसको हम बोल सकते हैं C14O2 का उपयोग किया था। मतलब इन्होंने किन रेडियोएक्टिव तत्वों का उपयोग किया? इन शैवालों पर इन्होंने C14 कार्बन, जो कार्बन के समस्थानिक है, एवं आइसोटोप युक्त कार्बन, जिसको हम बोल सकते हैं
C14O2 का उपयोग किया था। अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं प्रथम स्थायी उत्पाद। प्रथम स्थायी उत्पाद की बात करते हैं तो 3PGA, मतलब लिख सकते हैं 3 कार्बन युक्त फास्फोग्लिसरिक एसिड। इस शक्कर का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो होता है 3PGA, 3 कार्बन युक्त फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसीलिए इस चक्कर को C3 साइकिल बोला जाता है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं CO2 ग्राही यौगिक। CO2 ग्राही यौगिक RUPP। आप सबको पता है कि C3 चक्र में CO2 को ग्रहण किया जाएगा और फिर उसका शर्करा में अपचयन किया जाएगा। तो इस चक्र में जो CO2 ग्राही यौगिक होता है वो होता है RUBP, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, जो CO2 को कैच करता है। इस चक्कर का प्रमुख एंजाइम रुबिस्को RUBISCO, इस शक्कर का ये प्रमुख एंजाइम होता है जो CO2 के अपचयन में काम आता है, जिसको हम लिख सकते हैं राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। और यदि अभिक्रिया में O2 होगी तो ऑक्सीडेज, जो हम C2 चक्कर में पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे कार्बोक्सिलेज। इस चक्कर का ये प्रमुख एंजाइम होता है रुबिस्को RUBISCO, जो CO2 के अपचयन में कार्य करता है। अब आप सबको पता है कि इस चक्र में किसका निर्माण होगा, ग्लूकोज का निर्माण होता है, क्योंकि CO2 का अपचयन किया जाएगा किसमें, शर्करा में, यानी ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। तो एक ग्लूकोज के निर्माण के लिए यह चक्र 6 बार संचालित होता है। C3 चक्र कितनी बार संचालित होगा, तो हम लिख सकते हैं एक ग्लूकोज के निर्माण के लिए यह चक्कर 6 बार संचालित होता है। मतलब एक ग्लूकोज यदि बनाएंगे तो C3 चक्र कितनी बार रन करेगा, 6 बार रन करता है। अगला लिख सकते हैं हम एक CO2 के अपचयन हेतु, एक CO2 के अपचयन हेतु 3 ATP एवं 2 NADPH2 अणुओं की आवश्यकता होती है। यदि एक CO2 अणु का यदि अपचयन करते हैं तो आप ध्यान रखना कंपटीशन के हिसाब से 3 ATP की और 2 NADPH2 अणुओं की आवश्यकता होती है एक CO2 का अपचयन करने में। तो C3 चक्र में टोटल कितने CO2, एक चक्र में एक CO2 काम आएगा। तो ये चक्र कितनी बार चलता है, 6 बार। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने CO2 काम आएंगे, 6 CO2। एक CO2 के अपचयन हेतु 3 ATP चाहिए और 2 NADPH2। और एक ग्लूकोज के निर्माण में चक्र कितनी बार चलेगा, 6 बार। तो हम कितने CO2 लेंगे, 6 CO2। तो हम लिख सकते हैं 6 CO2 के अपचयन हेतु 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 ATP एवं 12 NADPH2 अणुओं की आवश्यकता होती है। एक CO2 अणु के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 अणुओं की आवश्यकता होगी। तो 6 CO2 के लिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18 ATP एवं 2 को 6 से करो 12 NADPH2 अणुओं की आवश्यकता होती है। अतः हम लिख सकते हैं एक ग्लूकोज अणु के निर्माण में कुल
54 एटीपी अणुओं की आवश्यकता होती है। एक ग्लूकोज अणु के निर्माण में कुल 54 एटीपी अणु की आवश्यकता होती है। 54 एटीपी चाहिए एक ग्लूकोज के निर्माण में। कैसे? आप सबको पता है यहाँ कितने एटीपी हैं? 18। भाई एक ग्लूकोज अणु के निर्माण में कितने CO2 काम आएंगे? 6 CO2, क्योंकि एक ग्लूकोज के लिए यह चक्र 6 बार चलता है, तो कितने? हर चक्र में एक CO2 काम आती है। तो एक ग्लूकोज अणु के निर्माण में एटीपी कितने होंगे? 18। और NADPH2 कितने होंगे? 12। एक NADPH2 से कितने एटीपी बनते हैं? 3। तो हम लिख सकते हैं एक NADPH2 बराबर 3 एटीपी। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से, तो कितने? 36। 36 एटीपी को 18 में ऐड करेंगे तो 18, तो टोटल कितने हुए? 54 एटीपी काम आते हैं। ये आप याद रखना, एक NADPH2 से 3 एटीपी बनते हैं। तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे? 36। 18 एटीपी ये डायरेक्ट थे, तो कितने आएंगे? 54 एटीपी काम आते हैं। एक ग्लूकोज अणु के निर्माण में C3 चक्र में कुल कितने एटीपी काम आएंगे? 54 एटीपी अणु काम आते हैं। ये जो बातें थी वो C3 चक्र के बारे में जनरल बातें थी। इसके बारे में हम आगे इसकी जो केमिकल रिएक्शन है इनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे जो C3 साइकिल है इसकी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। केल्विन बेंसन की जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे RUMP का फॉस्फोरिलीकरण। RUMP मतलब राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट। राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट, इसका हम फास्फोरिलीकरण करेंगे। तो इस हेतु हम क्या करेंगे? RUMP के 6 मॉलिक्यूल लेंगे, 6 अणु लेंगे और उनकी अभिक्रिया फास्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ATP के 6 अणुओं से करवाएंगे। तो RUMP की अभिक्रिया ATP के 6 अणुओं से कराते हैं तो RUBP का निर्माण होता है। राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। कितने मॉलिक्यूल्स? 6 मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। और यहाँ पे ATP किस में कन्वर्ट हो जाती है? ADP में कन्वर्ट हो जाती है। ये पहला टॉपिक था RUMP का फॉस्फोरिलीकरण। और ये जो RUBP होता है ये क्या होता है? मैंने पीछे बताया था, CO2 ग्राही। C3 साइकिल में RUBP CO2 ग्राही होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? RUMP के 6 मॉलिक्यूल से अभिक्रिया 6 ATP मॉलिक्यूल से करवाते हैं तो RUBP का निर्माण होता है। एंजाइम कौन सा उपयोग में लेंगे यहाँ पे? फास्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम, जो फास्फेट को क्या करेगा? तोड़ेगा। नंबर 2 पे पढ़ेंगे RUBP का कार्बोक्सिलीकरण या कार्बोक्सिलीकरण परावस्था। देखो इस हेतु क्या करेंगे हम? ये जो RUBP के 6 मॉलिक्यूल्स थे, कितने मॉलिक्यूल्स? 6 अणु थे। उनकी अभिक्रिया रुबिस्को जो एंजाइम, प्रमुख एंजाइम है C3 चक्र का RUBISCO, उसकी उपस्थिति में H2O और CO2 से करवाते हैं। यानी RUBP के विक्रिया 6H2O और 6CO2 से करवाते हैं। कौन सा एंजाइम लेते हैं? RUBISC और रुबिस्को एंजाइम लेते हैं। तो किसका निर्माण होता है? 3PGA का निर्माण होता है। कितने मॉलिक्यूल्स? 12 मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। कौन? 3PGA। और 3PGA क्या है आपको पता है? प्रथम स्थायी उत्पाद। C3 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद होता है कौन? 3PGA। 3 कार्बन युक्त फास्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो क्या पढ़ेंगे? 3PGA का फॉस्फोरिलीकरण। दोबारा पढ़ेंगे, 3PGA का क्या करेंगे हम? फॉस्फोरिलीकरण करेंगे। तो इस हेतु क्या करेंगे? जो 3PGA के 12 मॉलिक्यूल्स बने थे उनको लेंगे और उनकी अभिक्रिया ATP के 12 मॉलिक्यूल्स से करवाएंगे। कौन से एंजाइम? फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम से करवाएंगे।
तो किसका निर्माण होगा, 1,3 डाई पीजीए के 12 अणु बनेंगे। मतलब एक और फास्फेट ऐड हो जाएगा किसमें, 3 पीजीए में। तो क्या बन जाएगा, 1,3 डाई पीजीए के 12 मॉलिक्यूल्स, और जो एटीपी के 12 मॉलिक्यूल्स थे वो किसमें बदल जाएंगे, एडीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगली अभिक्रिया हम देखते हैं, 1,3 डाई पीजीए का अपचयन, रिडक्शन करेंगे किसका, 1,3 डाई पीजीए का। तो इस हेतु क्या करते हैं, जो 1,3 डाई पीजीए के कितने मॉलिक्यूल्स थे, 12 मॉलिक्यूल्स थे, 12 मॉलिक्यूल्स थे, उनकी अभिक्रिया NADPH2 के 12 मॉलिक्यूल से करवाते हैं। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, ट्रायोज फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में करवाते हैं। तो 3PGAL के कितने अणु बनते हैं, 12 अणु बनते हैं, और फॉस्फेट बाहर निकल जाता है, H3PO4 के जो 12 अणु होते हैं बाहर निकले जाते हैं। 3PGAL मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, 3 फास्फो ग्लिसरिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है। मतलब इस अभिक्रिया में हमने क्या किया, 1,3 डाईपीजे के 12 मॉलिक्यूल्स थे, उनके अभिक्रिया NADPH2 के 12 मॉलिक्यूल से करवाई, और एंजाइम कौन सा है, ट्रायोज फास्फेट डिहाइड्रोजनेज। तो क्या पड़ा, 3PGAL के 12 अणु बने, प्लस में किसका निर्माण होता है, H3PO4 के 12 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अपने ये जो केल्विन बेंसन C3 साइकिल की जो अगली जो प्रावस्था है, यानी हेक्सोज शर्करा का निर्माण या संश्लेषी प्रावस्था, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावस्था है। आप हमेशा ध्यान रखना, जो आपकी वार्षिक एग्जाम होगी वहां से पूरा C3 साइकिल नहीं रहेगा, बीच बीच में से पूछेगा। मान लो कि उसने पूछ लिया कि C3 साइकिल की संश्लेषी प्रावस्था को समझाएं, तो देखो संश्लेषी प्रावस्था में क्या होगा, अभी जो पीछे जो अपचयन प्रावस्था हमने पढ़ी थी, वहां पे हमने 3PGAL के 12 अणु बनाए थे। कितने मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ था, 3PGAL के 12 मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ था। उनमें से दो अणु हेक्सोज शर्करा के निर्माण में भाग लेते हैं, ग्लूकोज के निर्माण में भाग लेते हैं। 3PGAL के 12 अणुओं में से दो अणु हेक्सोज शर्करा के निर्माण में भाग लेंगे, यानी वो संश्लेषी प्रावस्था में चले जाएंगे। कितने अणु, 2 मॉलिक्यूल्स 3PGAL के, 3 फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड के जो दो अणु है, ये दोनों में देखो सर्वप्रथम क्या होगा, पहली जो हेक्सोज शर्करा में पहली रिएक्शन होगी उसमें होगा 3DHAP का निर्माण, 3DHAP का निर्माण, यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट का निर्माण होगा। तो 3DHAP का निर्माण कैसे होगा, 3PGAL का जो एक मॉलिक्यूल होगा, दो मॉलिक्यूल्स में से 3PGAL का एक मॉलिक्यूल फास्फोट्राइट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके 3DHAP का एक अणु बनाता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट के एक अणु का निर्माण करता है। दूसरी रिएक्शन में क्या होगा, 3DHAP का एक अणु था और इसका दूसरी रिएक्शन में क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का निर्माण होगा, या फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण होगा। तो इसमें क्या होगा, जो ये 3DHAP का एक अणु बना था, ये 3DHAP का एक अणु, और जो 3PGAL का एक अणु तो यहाँ पे काम आ गया था, और ये दूसरा अणु इधर एक अणु, तो 3DHAP का एक अणु और 3PGAL का एक अणु एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का निर्माण करता है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, एफ का मतलब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का निर्माण करता है। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का निर्माण कैसे होगा, 3DHAP का एक अणु 3PGAL के एक अणु से क्रिया करेगा, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्या होगा, ग्लूकोज 6 फोस्फेट का निर्माण होगा, यानी जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट था, इससे किसका निर्माण होगा, ग्लूकोज 6 फोस्फेट का। तो जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, ये आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके ग्लूकोज 6 फोस्फेट का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्या होगा, ग्लूकोज का निर्माण, यानी इस ग्लूकोज 6 फोस्फेट से किसका निर्माण होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा।
तो ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था उसके विक्रिया फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में जल से करवाएंगे, जल से कराएंगे। किसकी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के विक्रिया फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में जल से कराएंगे। तो इसमें H3PO4 यानी फास्फेट समूह बाहर हो जाएगा और क्या बच जाएगी, ग्लूकोज बच जाती है। इस ग्लूकोज से आप ध्यान रखना माल्टोज का निर्माण होगा और माल्टोज से स्टार्च का निर्माण होगा, यानी मंड का निर्माण होता है। ग्लूकोज से किसका निर्माण होगा, माल्टोज का। माल्टोज से किसका निर्माण होगा, स्टार्च का। और आप सबको पता है कि पादपों में भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। ग्लूकोज से माल्टोज का, माल्टोज से किसका निर्माण होगा, स्टार्च का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है, ये जो सभी अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, जो ये संश्लेषित प्रावस्था पढ़ी है, यह श्वसन के ग्लाइकोलाइसिस जो चक्र के विपरीत होती है। हम ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का विखंडन करेंगे और यहाँ पे हम ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं, यानी ये सभी अभिक्रियाएं श्वसन के ग्लाइकोलाइसिस चक्र के विपरीत क्रम में संचालित होती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चर्चा करते हैं जो C3 साइकिल है उसकी नेक्स्ट अवस्था है पुनर्योजन प्रावस्था या RUMP की पुनः उत्पत्ति। शुरू में हमने पढ़ा था ना राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट की पुनःउपस्थिति या पुनर्योजन प्रावस्था। अभी हमने जो अपचयन प्रावस्था थी, अपचयन प्रावस्था में 3PGL के 12 अणु बने थे। 12 में से 2 अणु शर्करा के निर्माण में भाग लेते हैं और जो 10 अणु बच गए 3PGL के कितने अणु, 10 अणु पुनर्योजन प्रावस्था में भाग लेते हैं। एक बार दोबारा देखना, जो अपचयन प्रावस्था थी उसमें 3PGL के 12 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिनमें से 2 मॉलिक्यूल्स संश्लेषी प्रावस्था में जाकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं वो पुनर्योजन प्रावस्था में जाकर RUMP राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट की पुनः उत्पत्ति करते हैं। तो देखो कैसे उत्पत्ति करते हो। सर्वप्रथम 3PGL के 4 अणु लेते हैं, जो फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड है उसके 4 अणु लेते हैं। 3PGL के 4 अणु ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में 3DHAP के 4 मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के कितने अणु बने, 4 अणुओं का निर्माण करते हैं। कितने अणु लिए 3PGL के, 4 अणु। ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज की उपस्थिति में 3DHAP के 4 मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। ये 3DHAP के 4 मॉलिक्यूल्स, आप इधर देखना, 3DHAP के जो 4 मॉलिक्यूल्स बने हैं उनमें से 2 मॉलिक्यूल्स, अभी 2 को काम में लेते हैं, 2 को साइड में रखते हैं, बाद में काम आएंगे। 3DHAP के 2 मॉलिक्यूल्स 3PGL के 2 अणु से क्रिया करके, 4 अणु पहले काम आ गए थे 3PGL के, 2 अणु यहाँ पे काम आ जाएंगे। 3DHAP के 4 अणु में से कितने अणु, 2 अणु 3PGL के 2 अणु से एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं, यानी फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं और फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा तो आपको पता है H3PO4 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाता है। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो 3PGL के 2 मॉलिक्यूल से, 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ काम आ गए, 2 यहाँ काम आ गए और 2 मॉलिक्यूल्स अभी कितने हुए, 4 और 2 6, 6 और 2 8, अपने पास टोटल कितने हैं 10। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 अणु 3PGL के 2 अणु से क्रिया करके जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के 2 अणु
और इर्थ्रोज फोस्फेट के 2 अणुओं का निर्माण करते हैं। दोबारा देखना, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट के 2 अणु 3PGL के 2 अणु से क्रिया करके क्या बनाएंगे, जाइलुलोज 5 फोस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स और इर्थ्रोज 4 फोस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब ये जो इरिथ्रोज 4 फोस्फेट है, अभी हम जाइलुलोज 5 फोस्फेट को आगे काम मिलेंगे। इरिथ्रोज 4 फोस्फेट के 2 अणु अभी कितने बनाए थे, 2 अणु, जो 3DHAP के 2 अणु, हमने 3DHAP के कितने अणु बनाए थे, यहाँ पे 4 अणु बनाए थे, 4 में से 2 यहाँ काम आ गए थे। तो 3DHAP के 2 अणु से ट्रांस एंडोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके सीडोहेप्टुलेज 1,7 बाइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। यानी इरिथ्रोज 4 फोस्फेट के 2 अणु 3DHAP के, इसके 3DHAP के 2 अणु से क्रिया करके, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, ट्रांस एंडोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके सीडोहेप्टुलेज 1,7 बाइफॉस्फेट के 2 अणुओं का निर्माण करता है। अब ये सीडोहेप्टुलोज 1,7 बाइफॉस्फेट है, यह फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, किस एंजाइम की उपस्थिति में, फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में जल से क्रिया करके किसका निर्माण करेगा, सीडोहेप्टुलोज 7 फोस्फेट का निर्माण करता है। सीडोहेप्टुलोज 7 फोस्फेट का निर्माण करेगा और इस अभिक्रिया में एक H3PO4 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करेगा कौन, सीडोहेप्टुलोज 1,7 बाइफॉस्फेट, फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में जल से क्रिया करके क्या बढ़ाएगा, सीडोहेप्टुलोज 7 फोस्फेट, और H3PO4 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पुनर्योजन प्रावस्था को आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो विक्रिया उसमें क्या होगा, राइबोलोज 5 फोस्फेट एवं जाइलुलोज 5 फोस्फेट का निर्माण होगा। हमने अभी लास्ट विक्रिया में देखा कि अपने पास अंतिम उत्पाद क्या था, सीडोहेप्टुलोज 7 फोस्फेट के 2 अणु थे। सीडोहेप्टुलोज 7 फोस्फेट के कितने अणु थे अपने पास, 2 अणु थे, और 3PGL के 2 अणु बच रहे थे। आपने देखा होगा कि हमने 3PGL के कितने अणु लिए थे, 10 अणु लिए थे। 4 अणु पहली रिएक्शन में काम आ गए थे, 2 अणु दूसरी रिएक्शन में काम आ गए थे, और 2 अणु चौथी रिएक्शन में काम आए थे। तो 4 + 2 + 6 2 + 8 हो गए टोटल। मैं दोबारा बता रहा हूँ, 3PGL के 10 अणु थे, उनमें से 4 अणु पहली रिएक्शन में काम आ गए, 2 अणु दूसरी रिएक्शन में, और 2 अणु चौथी रिएक्शन में काम आ जाते हैं। तो अपने पास कितने बचे, 2 अणु और बचते हैं, किसके, 3PGL के। तो सीडोहेप्टुलोज 7 फोस्फेट के 2 अणुओं से 3PGL के 2 अणुओं की अभिक्रिया ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में करवाते हैं, तो राइबोलोज 5 फोस्फेट के 2 अणु मिलते हैं और जाइलुलोज 5 फोस्फेट के 2 अणुओं का निर्माण होता है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, राइबोलोज 5 फोस्फेट के 2 अणु और जाइलुलोज 5 फोस्फेट के 2 अणुओं का निर्माण होता है। अब आप देखना, अपने पास राइबोलोज 5 फोस्फेट है, उसके टोटल 4 अणु है। 2 अणु तो यहाँ पे बने और 2 अणु आप पीछे जो चौथी अभिक्रिया थी 2 अणु उसमें बढ़ते हैं। तो अपने पास टोटल कितने अणु हो गए, 4 अणु। तो ये राइबोलोज 5 फोस्फेट राइबोलोज 5 फोस्फेट के तो अपने पास 2 अणु थे। 2 अणु जाइलुलोज 5 फोस्फेट के यहाँ निर्मित हो गए और 2 अणु जाइलुलोज 5 फोस्फेट के कहाँ होते हैं, पीछे निर्मित होते हैं। जाइलुलोज 5 फोस्फेट के 2 अणु यहाँ निर्मित हो गए और 2 अणु चौथी रिएक्शन में होते हैं। तो टोटल कितने अणु हो गए अपने पास, 4 अणु, किसके, जाइलुलोज 5 फोस्फेट के 4 अणुओं का निर्माण होता है। ये 4 अणु फास्फोपेंटो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके RUMP के 4 अणु बनाएंगे। RUMP के कितने बनाएंगे, 4 अणु बनाएंगे। और ये जो राइबोलोज 5 फोस्फेट के 2 अणु फास्फोपेंटो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके RUMP के 2 अणु बनाते हैं। 4 और 2 टोटल कितने अणु हो गए RUMP के, 6 अणुओं का निर्माण होता है। और जब हमने C3 साइकिल शुरू किया था तो पहली रिएक्शन में RUMP के कितने अणु लिए थे, अपने 6 अणु लिए थे। ध्यान रखना, RUMP
C3 चक्कर को निरंतरता प्रदान करता है। C3 चक्कर को निरंतरता प्रदान करता है कौन? RUMP। यदि क्वेश्चन आ जाए C3 चक्कर को निरंतरता प्रदान कौन करता है? RUMP C3 चक्कर को निरंतरता प्रदान करता है। अब हम जो C3 चक्कर है, केल्विन बेंसन चक्कर है, उसको एक फ्लो चार्ट के बारे में, फ्लो चार्ट के माध्यम से संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं। फ्लो चार्ट के माध्यम से संक्षिप्त में समझते हैं। जो पीछे वीडियो में मैंने जो लंबी चौड़ी थ्योरी पढ़ी है उसको हम संक्षिप्त में देखते हैं। तो देखो इसका फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको पढ़ते हैं तो देखते हैं। हमने सर्वप्रथम इस चक्कर में हमने RUMP के कितने अणु लिए थे? 6 अणु लिए थे। जो राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट के कितने अणु लिए थे? 6 अणु लिए थे। और उनका क्या किया था हमने? फास्फोरिलीकरण। क्या किया? उनका फास्फोरिलेशन किया, फास्फोरिलीकरण किया। तो फास्फोरिलीकरण करने के लिए क्या करते हैं हम? RUMP के 6 अणुओं की अभिक्रिया फास्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ATP के 6 अणुओं से करवाते हैं। यानी RUMP की अभिक्रिया किससे करवाई? ATP से करवाई। तो क्या बढ़ता है? RUBP के 6 अणु बनते हैं। और ATP किस में कन्वर्ट हो जाती है? ADP में। और इस अभिक्रिया में जो एंजाइम हो वो कौन होगा? फास्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम। RUBP इसका प्रथम स्टेबल प्रोडक्ट है। इस RUBP का हम कार्बोक्सिलीकरण करते हैं। क्या करेंगे अब? कार्बोक्सिलीकरण करते हैं। तो कार्बोक्सिलीकरण करने के लिए हम इसकी अभिक्रिया CO2 और H2O से करवाते हैं। CO2 और किससे करवाएंगे? H2O से कराएंगे। और इस अभिक्रिया में एंजाइम कौन सा होगा? रुबिस्को RUBISCO, जो C3 चक्कर का प्रमुख एंजाइम है। यानी हमने 6 अणु किसके लिए? RUBP के, 6 CO2 लिया और 6 H2O लिया। इनके अभिक्रिया रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में हम करवाते हैं तो 3PGA के 12 अणु बढ़ते हैं। 3 कार्बन युक्त फास्फोग्लिसरिक एसिड के कितने अणु बने? 12 अणु बनते हैं, जो इस अभिक्रिया में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, प्रथम स्थायी उत्पाद है। इस 3PGA के 12 अणुओं का हम पुनः फास्फोरिलीकरण करते हैं। क्या करेंगे? फास्फोरिलीकरण करते हैं। तो फास्फोरिलीकरण करवाने के लिए हम क्या करेंगे? इस 3PGA के जो 12 अणु हैं इनकी अभिक्रिया ATP के 12 अणुओं से करवाएंगे। 3PGA के 12 अणुओं की अभिक्रिया ATP के 12 अणुओं से कराते हैं। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में करवाते हैं। तो 1,3-डाई-PGA का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? 1,3-डाई-PGA का निर्माण होता है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा है? फास्फोग्लिसरिक काइनेज। और ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ADP में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस 1,3-डाई-PGA का हम अपचयन करते हैं, यानी अपचयन प्रावस्था पढ़ेंगे। कौन सी प्रावस्था पढ़ेंगे? इसका रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन करने के लिए क्या करेंगे हम? 1,3-डाई-PGA की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? NADPH2 से करवाएंगे। यहाँ पे इसके कितने मॉलिक्यूल्स थे? 12। तो 12 अणु 1,3-डाई-PGA की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? 12 NADPH2 से करवाते हैं। तो 3PGL के 12 अणु बनते हैं। किसके बनेंगे? 3PGL के 12 अणु बनते हैं। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा? ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। और इस अभिक्रिया में आपको पता है H3PO4 भी का भी निर्माण होता है। इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स? 12 अणु। 12 अणु H3PO4 के बनेंगे और 12 अणु 3PGL के बनते हैं अपचयन प्रावस्था के माध्यम से। और अपचयन प्रावस्था में हमने क्या किया? 1,3-डाई-PGA के 12 अणु लिए और उनकी अभिक्रिया 12 NADPH2 से करवाई तो 3PGL के 12 अणु बनते हैं। अब इन 3PGL के 12 अणुओं में से 2 अणु तो संश्लेषी प्रावस्था में चले जाते हैं। किसमें चले जाएंगे? जो सिंथेटिक फेज है उसमें 2 अणु चले जाते हैं और वो विभिन्न अभिक्रियाओं से गुजरकर, जो हमने पीछे पढ़ी है संश्लेषी प्रावस्था, विभिन्न अभिक्रियाओं से गुजरकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? ग्लूकोज से माल्टोज और माल्टोज से स्टार्च बनती है। 2 अणु इधर चले गए और जो 10 अणु बचे हैं, 10 मॉलिक्यूल्स जो अभी रह गए थे, वो पुनर्योजन प्रावस्था में जाकर कौन से अवस्था में जाएंगे? रिकॉम्बिनेज फेज में जाएंगे। और रिकॉम्बिनेज फेज में जाकर विभिन्न अभिक्रियाओं द्वारा अंत में क्या बनाएंगे? जाइलोज 5-फॉस्फेट के 4 अणु और राइबोलोज 5-फॉस्फेट के 2 अणु बनाते हैं। जो मैंने पीछे पढ़ी है हमने पुनर्योजन प्रावस्था, उसमें निरंतर आगे से आगे
अभिक्रियाएं होंगी और अंत में क्या बनेगा, जाइलोज 5 फॉस्फेट के 4 अणु और राइबोलोज 5 फॉस्फेट के 2 अणु बनते हैं और ये 4 अणु और 2 अणु मिलकर क्या बनाएंगे, 6 अणु RUMP के बनाते हैं, राइबोलोज 5 फॉस्फेट के बनाते हैं, जो इस चक्कर को निरंतरता प्रदान करता है। क्या प्रदान करेगा, निरंतरता प्रदान करता है कौन, RUMP। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप इसके नोट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज बायोलॉजी बाई RK यादव पर जाके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।